होनी है। तो ये 124 कहता है कि यदि किसी ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें उसने ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूँगा, तो 124 के अंतर्गत वो लायबल होगा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। इसके रिगार्डिंग एक केस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये केस है 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम या भारतीय संविदा अधिनियम जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये एक कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, NSIC, हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है इक्विपमेंट कंडक्टर्स एंड केबल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम बोल लेंगे ECCL। तो ये हमारा जैसे होता है MSME, जब हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो हमें सरकार सस्ती दरों पर ऋण देती है, पैसा देती है, लोन मुहैया कराती है। तो ऐसे ही हमारी NSIC है जिसने इस कंपनी को इक्विपमेंट कंडक्टर्स एंड केबल्स लिमिटेड को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उनको लोन दिया ताकि वो अपने स्टार्टअप को सुचारू रूप से चला सकें। अब क्योंकि 8 लोग हैं कंपनी में, तो होता क्या है कि 8 लोग जब किसी कंपनी में होते हैं तो सब अपने अपने हित के बारे में सोचते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, और सेल्फिश हो जाते हैं तो फिर कंपनी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती जितनी उसको करनी चाहिए थी। तो कंपनी में जब सभी के हित जुड़े हुए हैं तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। कंपनी घाटे में आ जाती है, नुकसान में आ जाती है, फाइनेंशियली उसका जो गड़बड़ा जाता है सब कुछ स्कोर। तो यहाँ हमारी जो NSIC यानी जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, ये अपने बकाया पैसे के लिए जो लोन के रूप में इस कंपनी ने लिया था, इक्विपमेंट कंडक्टर्स ने लिया था, उसके लिए एक सूट फाइल करती है। जैसे ही सूट फाइल होता है तो 1 से लेके 3 तक हमारे जो प्रतिवादी हैं, डिफेंडेंट हैं, वो समझौता कर लेते हैं। 2012 में समझौता कर लेते हैं कि हम इतना पैसा अपने अपने हिस्से का देने के लिए तैयार हैं और आप हमसे मिनिमम रेट पे, मिनिमम इंटरेस्ट पे हमसे पैसा ले लीजिए, क्योंकि कंपनी घाटे में आ गई है, कंपनी नुकसान में आ गई है। उनके साथ 2012 में एक समझौता हो गया है, लेकिन डिफेंडेंट नंबर 4 है, उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रही है। अब जैसे कोर्ट में आता है हमारा डिफेंडेंट नंबर 4 यानी प्रतिवादी संख्या 4, वो ये कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई, समझौता हो गया 1 से 3 के बीच में और इन्होंने अपने हिस्से का शेयर दे दिया, इसका मुझे तो पता ही नहीं चला। इट मीन्स ये तो एक्स पार्टी हो गए। तो जब जिस चीज़ की मुझे जानकारी ही नहीं, तो ये, और मैं उसी कंपनी में भागीदार हूँ, मैं उसी कंपनी में पार्टनर हूँ, तो ये तो मेरी नॉलेज में होना चाहिए था। इसलिए इन सब की पुनः जांच की जाए, पुनः इनकी समीक्षा की जाए, ऐसी उसने मांग की डिफेंडेंट नंबर 4 ने। लेकिन होता क्या है कि जब कोई केस चलता है तो हमारा पहले लोअर कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपको राहत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट ने ये माना कि अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ गया है, इट मीन्स कि बहुत सारे इश्यूज तो पहले ही डिसाइड हो गए हैं। अब एक मेन जो इशू है हमारा वो ये कि ये जो कंपनी थी जिसने हमारा NSIC जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसने लोन दिया है इक्विपमेंट कंडक्टर्स को, ये अपना 9.84 करोड़ की वसूली के लिए आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है और आपको ये देना पड़ेगा। तो वहाँ पर डिफेंडेंट नंबर 4 ने ये कहा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे कैसे हो गए, 1 से लेके 3 के बीच समझौता कैसे हो गया और कब इन्होंने पैसा दे दिया, ये एक्स पार्टी था, एक्स पार्टी ये नहीं होना चाहिए था, तो मुझे इसके लिए समय दिया जाए और इसकी समीक्षा की जाए। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि यदि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाद में आप इस बात को लेकर बच नहीं सकते कि मुझे किसी केस की जानकारी नहीं थी, या मुझे तो पता ही नहीं चला, या मेरी अनुपस्थिति में कैसे ये ऑर्डर पास हो गया। यदि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1872 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका 124 सेक्शन ये कहता है कि यदि आपने किसी के लिए या किसी के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप लायबल होंगे, कंप्लीट जिम्मेदारी आपकी होगी। अब क्योंकि आपने ये किया, आपको मालूम था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम थी कि उसमें क्या लिखा है,
तो आप यहाँ पर बच नहीं सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी जो भी नुकसान हुआ है NSIC को वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो की पॉइंट्स हैं इसमें क्या क्या डिसाइड हुए। 124 के अंतर्गत यदि कोई पक्ष स्पष्ट रूप से प्रतिपूर्ति का वादा करता है तो वह कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अगर किसी का मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसने मुझसे वायदा किया है कि आप मुझे इतना सामान दोगे तो बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आदमी मुझे पैसे नहीं देता है मेरे सामान देने के बावजूद भी, रॉ मटेरियल देने के बावजूद भी, तो मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकती हूँ। मैं कोर्ट में जा सकती हूँ कि ये आदमी मुझे नहीं दे रहा है और इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए। तो यानी आप पर बाध्यकारी है ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे लोन दे दो इतने इतने इंटरेस्ट पे, कम पैसों पे, स्टार्टअप है हमारा, चल जाएगा और हम इतना इतना चुका देंगे मीनवाइल हम इसको रिन्यूअल भी करवा लेंगे। तो आप अब बच नहीं सकते। यानी एक की पॉइंट ये डिसाइड हुआ कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाद में किसी चीज़ को भी आधार बनाकर अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। दूसरा, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होते हैं, वो साफ होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि उन्हें इफेक्टिव रूप से लागू किया जा सके। ये कोर्ट ने माना। तो मीन्स जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साफ होना चाहिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल लिखी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, इम्प्लाइड होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ एक्सप्रेस्ड होती हैं, तो इम्प्लाइड चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्रेस्ड तो है ही, वो साफ आपको दिख रही हैं, लेकिन जो इम्प्लाइड है कि यदि ऐसा होगा तो फिर आप इसके लिए लायबल होंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाद में आके आप इस आधार पे नहीं कोई आपको रिलीफ मिलेगा कि ये तो इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आई थी कोई चीज़ तो आपको तभी बोलना चाहिए था कि ये तो मुझे समझ नहीं आया, आप समझाइए इसको या इसको दूसरे तरीके से लिखिए। लेकिन बाद में आप जब किसी कंपनी का नुकसान हो गया और आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप बाद में ये कहने लगे कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आया था, इन्होंने तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ था, तो इस आधार पर आपको कोई रिलीफ कोर्ट से मिलने वाला नहीं है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? तो आज का केस हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 124। अब 125 में आ जाता है। 125 में इंडेमनिटी होल्डर आ जाता है। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स आ जाते हैं। क्या क्या राइट्स होंगे इंडेमनिटी होल्डर के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा इसमें? इंडेमनिटी होल्डर यानी ये कंपनी है हमारी NSIC, जिसने पैसा भी दिया है और उसको वापस भी नहीं मिल रहा है, तो